गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग। लेक्चर 19, मैं इसको लेक्चर नहीं कहूँगा, सेशन कहूँगा। तो सेशन 19, 3 नवंबर 2023। गलती से रोबोटिक्स पार्ट 2 लिखा हुआ है। रोबोटिक्स का कोई पार्ट 2 नहीं है। रोबोटिक्स हमने पिछली क्लास में फिनिश कर लिया था। तो आज से, जो कि इस हफ्ते की आखिरी क्लास है, आज से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब बेसिकली हमारे पूरे सिलेबस में दो ही बड़े टॉपिक बचे हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। तो बस इन दो बड़े टॉपिक्स में से एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी का आज शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में भी कम से कम 3 और क्लासेस लगेंगी, और अगर हम थोड़ा स्लो चले तो मे बी एक और क्लास लगेगी। लेकिन दिवाली के पहले बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो पेटेंट वाले टॉपिक्स होते हैं, तो पेटेंट वाला टॉपिक हम लोग कोशिश करेंगे कि फिनिश कर लें दिवाली की छुट्टी पे जाने के पहले। और दिवाली के बाद हम लोग फिर कर लेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स, और उसके बाद बस छोटे मोटे टेक्नोलॉजी ही बचे। सिलेबस तो तभी कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन हम लोग फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कर लेंगे। लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में या और भी बहुत सारी चीज़ों में, तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग आज से बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। इस क्लास में ज़्यादातर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी वगैरह को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको फिर भी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइटली लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, खासतौर पे प्रीलिम में बेसिक कॉन्सेप्चुअल एरियाज पे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को रिमाइंड करने के लिए कि साल का सेकंड लास्ट मंथ जो कि शुरू हो गया और उसका आज तीसरा दिन है। और वैसे आप लोगों ने खुल के ये प्रॉमिस नहीं की है, लेकिन मैं ये प्रॉमिस मान रहा हूँ कि बचे हुए 2 महीनों में फेस्टिवल वगैरह को माइनस करके भी आप तकरीबन 55 डेज अच्छे से अपने रूटीन पे, अपने एजेंडे पे कायम रहते हुए काम करेंगे। उसमें जो प्लेजर है वो किसी और चीज़ में प्लेजर मिलने वाली है नहीं। काम का जो नशा होता है, जब एक बार वो लग जाए तो आप वो किए बगैर कहीं और खुशी नहीं पाएंगे, और जिस तरह से वो आपको अपने मंजिल तक भी ले जाएगी, कोई और चीज़ आपको अपने मंजिल तक नहीं ले जा सकती। तो तीसरा दिन है नवंबर का, और हमारा ये सेशन 19 है। लेक्चर 19 में ऐसा क्या लगता है ना कि मैं लेक्चर दे रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, और उस तरह का सेशन में लगता है कि हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो हमारा सेशन 19 है और हम लोग शुरू कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी का ये है पार्ट 1। इसके कम से कम 4 पार्ट होने जा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा 5 पार्ट। तो वो बफर लेके चल रहे हैं कि 4 से 5 पार्ट्स का मामला रहेगा। और इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो पेटेंट वाले टॉपिक्स होते हैं, पेटेंट, और पेटेंट जब करेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कायदे से देखेंगे, जिसमें कॉपीराइट्स भी आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट वो भी आता है। वो सब कुछ आराम से देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1। बायोटेक्नोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। वैसे बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट पे, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में बायोटेक्नोलॉजी हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन मेनली क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, किसी को हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब इसके पहले कि बहुत सारे लोग एक साथ मुझ पर गुस्सा हों, तो इसको हिंदी में भी लिखना होगा। लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशन को हम शॉर्ट में जीएम कहते हैं,
और हिंदी में हम कहते हैं आनुवांशिक परिवर्तन। मतलब कि ऐसे चेंजेस जो आपके अगले जनरेशन में भी देखने को मिलेंगे, उसके अगले जनरेशन में भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चेंजेस होते हैं जो हमारे लाइफ टाइम में हम उनको एक्वायर करते हैं, लेकिन वो अगले जनरेशन तक वो नहीं जाते। एग्जाम्पल, अभी आप मेरी क्लास में बैठ करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। आई होप कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की समझ अच्छी डेवलप हो रही है। इन सारी क्लासेस के बाद आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी कॉन्फिडेंस रखेंगे। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि आपके नेक्स्ट जनरेशन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उतनी ही रुचि होगी जितनी आज आपको है, इतना ही कंफर्ट होगा जितना कि आज आपको है? आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये हेरिटेबल गुण नहीं है, ये आपके जनरेशन से अगले जनरेशन में जाने वाला गुण नहीं है। लेकिन जब हम आनुवांशिक लेवल पे, आपके जेनेटिक मटेरियल के लेवल पे, आपके डीएनए के लेवल पे कोई चेंज करते हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में हो जाता है। और इस तरह से आपके डीएनए में जो चेंज है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी लीनिएज में, आपकी वंशावली में वो चलती रहेगी। तो आनुवांशिक परिवर्तन, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जिसको कि हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं, उसने पूरे के पूरे बायोलॉजी के फील्ड को इतना ज़्यादा एक्सपैंड किया है, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाई हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जो बगैर बायोटेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं थे, बहुत सारे वैक्सीन्स हैं जो बगैर बायोटेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं थे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अब हम डे टू डे में यूज़ करने लग गए हैं, वो भी बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग के पॉसिबल नहीं थे। तो ये सबसे बड़ा हमारा थीम रहेगा, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन, अनुवांशिक परिवर्तन। इसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। सबसे पहला डायमेंशन तो होगा एक जनरल इंट्रोडक्शन। दूसरा जीएम प्लांट्स, मतलब कि जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स। और जीएम प्लांट, जीएम क्रॉप एक ही तरह से हम यूज करते हैं कि जिन पौधों को हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद कृषि में इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को हम जीएम क्रॉप का नाम देते हैं। तो आप जनरली उन्हीं पौधों में चेंज भी करेंगे जिनका आप कृषि में इस्तेमाल करने वाले हैं। अदरवाइज ऐसा क्या रीजन होगा कि आप किसी पौधे में जेनेटिक चेंजेस करना चाहेंगे अगर कृषि में आप उसका इस्तेमाल नहीं करने जा रहे? तो जीएम क्रॉप एक एरिया रहेगा। फिर अगला एरिया रहेगा जीएम बैक्टीरिया, मतलब कि जीएम जीवाणु। उसके बाद जीएम एनिमल्स, ठीक है, मतलब कि जीएम जंतु, खासतौर पे जिनका आप पालन करते हैं तो उनको आप मवेशी के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अनुवांशिक परिवर्तन जो है ये इसका सबसे पहला डायमेंशन रहेगा। उसके बाद जो है दूसरी जो टेक्नोलॉजी रहेगी वो रहेगी जीनोम के लेवल की टेक्नोलॉजी। जीनोम का मतलब होता है कि आपके अंदर जो टोटल जेनेटिक मटेरियल है। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, जरा एक बार जल्दी से बताइए तो, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? अभी तक आप लोग पीडीएफ में ही पढ़े हुए, दोनों पीडीएफ दिए जा चुके हैं, नैनो टेक्नोलॉजी वाला और रोबोटिक्स वाला। तो जब क्लास में पढ़ाई हो रही है तो पीडीएफ की चिंता से बाहर निकलो और अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीख लो। पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये क्लास की बातें हवा में रह जाएंगी। डीएनए, नाइस। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। तो अब जरा जीनोम समझते हैं कि जीनोम का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये तो पता है ना सब लोगों को, ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि डीएनए
बेस पेयर से बनता है और बेस पेयर न्यूक्लियोटाइडों का बनता है। तो डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और फिर डीएनए की एक चेन बनती है। और जो पूरी की पूरी डीएनए स्ट्रक्चर है वो 2 चेनों की होती है, और दोनों चेनों को साथ में क्या रखता है? न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर उनको साथ में रखता है ना? हिंदी में जिनको हम क्षार युग्म कहते हैं या बेस युग्म कहते हैं। तो जीनोम की जब बात होती है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आपकी कोशिकाओं में, आपके शरीर में जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कितने बेस पेयर हैं? तो हम ह्यूमंस में कितने बेस पेयर होंगे? 300 करोड़ बेस पेयर, 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, इतना बड़ा जीनोम है। उसके बाद दूसरा सवाल उठता है कि अच्छा, इन बेस पेयर्स में कुल कितने जीन हैं? तो हम ह्यूमंस में कितने जीन हैं? तकरीबन 24,000 जीन हैं। बाकी का बाकी अननेसेसरी डीएनए है, जिसकी कोई खास वैसी जरूरत है नहीं, कुछ छोटे मोटे काम कर सकते हैं, लेकिन वो जीन नहीं है। तो किसी भी जीव में, किसी भी जंतु में, किसी भी पौधे में एक जेनेटिक मटेरियल की खास अमाउंट होती है, एक खास मात्रा होती है। उस पूरी की पूरी मात्रा को हम जीनोम कहते हैं। तो जब भी हम जीनोम को परिभाषित करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि कितने बेस पेयर हैं इस पर्टिकुलर स्पीसीज में। दूसरा हम ये पूछते हैं कि इन बेस पेयर्स में कुल कितने जीन हैं। तो बेस पेयर की संख्या हमेशा बहुत ज्यादा होगी, जीन की संख्या हमेशा कम होगी। बैक्टीरिया वगैरह में बेस पेयर 10-1 लाख वाले रेंज में रहते हैं, 50 लाख हो सकते हैं, 60 लाख हो सकते हैं। और जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं, जैसे कि पौधे, जंतु, हम ह्यूमन बीइंग्स वगैरह, तब वहां करोड़ों बेस पेयर्स की बात होती है या 100 करोड़ बेस पेयर्स की बात होती है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स में 3 बिलियन बेस पेयर है, मतलब कि 300 करोड़ बेस पेयर है। तो जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी का जो दूसरा आयाम है वो है जीनोम की स्टडी। जीनोम में कुछ खास जीनों की खोज, जिसमें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह आती है, और कुछ खास जीनों की ही खोज नहीं, बल्कि कुछ खास जीनों में आए हुए कुछ खास बदलावों की खोज। जीन में अगर कोई बदलाव आता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। जब बात चलेगी, जब इसका संदर्भ आएगा, तो मैं ये सब डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा कि म्यूटेशन किसको कहते हैं, जीन किसको कहते हैं वगैरह। तो अभी के लिए बस आप ये समझिए कि दूसरा जो पार्ट है, पहला पार्ट तो हो गया जेनेटिक मॉडिफिकेशंस का, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आयाम है। जो दूसरा आयाम होगा वो होगा जीनोमिक स्टडीज का। इसमें हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखेंगे, इसमें हम डीएनए प्रोफाइलिंग देखेंगे, इसी में हम अदर डायग्नोस्टिक मेथड्स देखेंगे। अदर डायग्नोस्टिक मेथड से हमारा मतलब है डीएनए या आरएनए के अध्ययन एवं खोज की अन्य तकनीक, और एक तकनीक नहीं है, बहुत सारी तकनीकें हैं। ये हिंदी में भी इसको हम आजकल डीएनए प्रोफाइलिंग ही कहते हैं। अब डीएनए उंगली छापन कोई नहीं यूज करता। बहरहाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग लगभग एक ही चीजें हैं, थोड़ा सा फर्क है बहुत बारीक लेवल पे, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल पर्पसेस आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग एक ही मान के चल सकते हैं। उसमें बारीक डिफरेंस जो है वो जब इस चैप्टर पे आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हिंदी में भी आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डीएनए प्रोफाइलिंग इस्तेमाल करती है, डीएनए उंगली छापन नहीं यूज करती है, ठीक है। बहुत ज्यादा
तो डीएनए चित्रण कहते हैं, लेकिन चित्रण उतना अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है, तो इसलिए डीएनए प्रोफाइलिंग ही इसका रहेगा। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम प्रोजेक्ट को कहते हैं। ये प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ था, 2003 में खत्म हो गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जो जानकारी मिली, उस जानकारी को आज भी साइंटिस्ट हमारे एनालाइज कर रहे हैं। उस जानकारी से आगे बढ़कर के साइंटिस्ट बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CSIR और सेंटर फॉर जीनोमिक स्टडीज के कोलैबोरेशन से इंडियन जीनोटाइप की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इस तरह की स्टडीज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद शुरू हुई हैं। और जब हम कहते हैं कि अदर डायग्नोस्टिक मेथड, तो यहां पे हम PCR भी देखेंगे और थोड़ा थोड़ा टर्म ये सब समझेंगे। PCR आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, और जिसने नहीं भी सुना था उसने कोविड के दौरान RT-PCR सुन लिया होगा, क्योंकि कोविड के वायरस की पहचान की जो सबसे प्रमाणिक टेस्ट थी, जो सबसे एक्यूरेट टेस्ट थी, वो थी RT-PCR। तो RT-PCR के बहाने सारे लोगों ने PCR का नाम तो सुन ही लिया। PCR होता क्या है, PCR बेसिकली कैसे काम करता है बेसिकली, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो यहां पे अदर मेथड्स में हम लोग देखने जा रहे हैं PCR, RFLP, बहुत थोड़े थोड़े में दो लाइन में समझिए कि ये सब देखेंगे, लेकिन ये नाम पता होना चाहिए कि कल को अगर कोई पीटी में पूछ ले तो एकदम से हमें ये नहीं लगे कि ये टर्म जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड टर्म है, या ये टर्म कुछ कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी एल्गोरिदम का ये नाम है, तो वो नहीं लगना चाहिए। तो इन टर्म से आपका परिचय होना ही चाहिए। तो PCR हो गया, RFLP हो गया, ठीक है। फिर होता है जीन प्रोब्स एंड DNA चिप। थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में जानेंगे, लेकिन ये रहेगा हमारा सेकंड वाला पिलर बायोटेक्नोलॉजी का। जो बायोटेक्नोलॉजी का तीसरा पिलर है उसको हम कहते हैं सेल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल बायोटेक्नोलॉजी। उसमें भी UPSC प्रीलिम में क्वेश्चन आते हैं, और बेसिकली लोग उसको मान के चलते हैं कि ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली एग्रीकल्चर का क्वेश्चन नहीं होता है, वो बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर से आप देखिएगा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई बार एनिमल ब्रीडिंग से क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्लोनिंग से क्वेश्चन आते हैं, स्टेम सेल से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे के सारे जो है बायोटेक्नोलॉजी के आयाम हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पे आते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, सेल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल बायोटेक्नोलॉजी। कोशिका एवं जीव स्तरीय। जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ये है हमारा सेल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल। यहां पे हम देखेंगे स्टेम सेल्स, टिश्यू कल्चर एंड माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर एंड माइक्रो प्रोपगेशन देखेंगे। यहीं पे हम लोग क्लोनिंग भी देखेंगे। तो ये हो गया कोशिका एवं जीव स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी। और उसके बाद हम लोग जाकर के फाइनली देखेंगे कुछ अप्लाइड एरियाज। इन सारे में इन सब का एप्लीकेशन तो हम साथ साथ करते चलेंगे। क्लोनिंग क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और इसके एप्लीकेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है। इसी तरह से स्टेम सेल क्या है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कहां पे पाए जाते हैं,
क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, स्टेम सेल की लिमिटेशन क्या है, स्टेम सेल को लेके इंडिया में क्या चल रहा है। तो इस तरह से तो हम बात कर ही रहे होंगे एक एक टॉपिक की, लेकिन बावजूद इसके यहां तक जितने टॉपिक्स, जितनी टेक्निक्स, चाहे वो पीसीआर हो, चाहे दूसरी प्रोफाइलिंग की टेक्निक्स हो, सब में उसके एप्लीकेशन को करते रहेंगे। बावजूद इसके कुछ और अप्लाइड एरियाज होने वाले हैं, तो उनको हम एक जगह इंक्लूड कर लेंगे। खासतौर पे दो अप्लाइड एरिया। पहला, जीन थेरेपी, कि कैसे जीन को भी एक मेडिसिनल अप्रोच के रूप में यूज किया जा सकता है। कुछ बीमारियां होती हैं जो जीन्स में डिफेक्ट की वजह से होती हैं, और आज की डेट में बायोटेक्नोलॉजिस्ट के पास ये ऑप्शन है कि वो आपके बॉडी के उन सेल्स में जाकर के जीन के डिफेक्ट को खत्म कर दे जिसकी वजह से उस व्यक्ति को डिजीज है। इसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि जीन थेरेपी के फील्ड में इंडिया ने बहुत तरक्की की है, और एशिया में आप ये कह सकते हैं कि जीन थेरेपी के दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में जो लैब्स हैं जीन थेरेपी के, वो इंडिया में चल रहे हैं। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे जापान था, अब इंडिया है, नंबर 3 पे अब जापान है, नंबर 4 पे कोरिया है। तो ये एक अप्लाइड एरिया हो गया। इसी तरह से वैक्सीन्स की जब डेवलपमेंट होती है, और देखो ना इस बार नोबेल प्राइज किसको मिला है, आरएनए वैक्सीन की टेक्निक डेवलप करने वाले साइंटिस्ट्स को मिला है। वो क्या था, बायोटेक्नोलॉजी का ही तो अप्रोच था, और नोबेल प्राइज भी इस बार मिला है, तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैक्सीन डेवलपमेंट में बायोटेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। पिछले कुछ साल से क्रिस्पर काफी चर्चा में है। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लिया, और आगे जब ये इसकी बारी आएगी तो पढ़ भी लेंगे। तो ये कुछ और अप्लाइड एरियाज हो जाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ पिलर है अन्य अनुप्रयुक्त क्षेत्र। अदर अप्लाइड एरियाज, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अदर अप्लाइड एरियाज, तो इसमें सबसे पहले क्रिस्पर की बारी आएगी। यह मुमकिन है कि क्रिस्पर को हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन में ही शायद निपटा डालें, तब यहां पर क्रिस्पर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो है वो है जीन थेरेपी, जिसको आप जीनीय चिकित्सा कहते हैं। और तीसरा हमारा रहेगा वैक्सीन डेवलपमेंट, और ये तो कायदे से नोबेल प्राइज विनिंग वर्क है। हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए टीकों का विकास। राइट। मैं जीनीय चिकित्सा नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं जीन आधारित चिकित्सा। तब ये समझ में आ गई होगी बात। और क्रिस्पर की हिंदी क्रिस्पर ही है, उसको देवनागरी में भी नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गई कि मैं क्यों बोल रहा था कि सिलेबस के चंद बड़े टॉपिक्स में से ये है। तो अगर अभी तक देखो तो कुछ बहुत बड़े टॉपिक थे। स्पेस काफी बड़ा टॉपिक था जिसमें बड़े सारे डायमेंशन हमें पढ़ने पड़े। कुछ मीडियम साइज के टॉपिक किए। एनर्जी मीडियम साइज का टॉपिक था, डिफेंस मीडियम साइज का टॉपिक था। 3 क्लासेस लगती हैं तो फिनिश हुआ। फिर मिनी टॉपिक्स आए जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी था कि वो एक ही क्लास में फिनिश हो गया। दूसरा रोबोटिक्स था जो कल की एक ही क्लास में फिनिश हो गया। यहाँ तक कि टीम के लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि रोबोटिक्स में एक क्लास तो सर और लेंगे ही, लेकिन नहीं, रोबोटिक्स में एक ही क्लास काफी निकला। और अगर आपने कल वाला पीडीएफ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल डिट्टो उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में मैं कल डिस्कशन कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नोट्स मैं बनाता हूं तो वो बेसिकली मैं ही बनाता हूं, सो दैट कि वो मेरे क्लासेस के साथ अलाइंड रहे। ट्रांसलेशन में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, कई बार समय की कमी
कई बार थोड़ी ध्यान की कमी, लेकिन हिंदी कमजोर नहीं है, वो मैं नहीं मानूंगा। लेकिन हाँ, समय की कमी और ध्यान की कमी की वजह से आप अच्छी हिंदी जानते हुए भी कई बार ट्रांसलेशन में गलतियां कर देते हैं, वो चलता है, क्योंकि आपकी भी हिंदी उतनी ही अच्छी है अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर मेरी तरफ से कोई गलती रह भी गई हो तो उसको आप रिवीजन के समय ठीक तो कर ही लेंगे, है ना। तो कुछ छोटे टॉपिक्स थे, कुछ मीडियम टॉपिक्स थे, एक बड़ा टॉपिक था, और अब हम वापस दो बड़े टॉपिक पर एक वन बाय वन आएंगे, और उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स को करके नवंबर के एंड में आपकी पूरी की पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं वाइंड अप करा दूंगा। सर पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला, अनगिनत लोगों ने बोला। तो अच्छा, टीम के मेरे प्रिय सदस्य लोग, मतलब केजीएस के टीम के मेरे प्रिय सदस्य लोग, देखिए कि पीडीएफ क्यों नहीं मिला। पीडीएफ मिल जानी चाहिए थी, कल मैंने शेयर किया था। तो आज क्लास खत्म होने के पहले प्लीज अपलोड करा दीजिए, मैंने बच्चों को प्रॉमिस कर दी। देख लिया, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस कर दी, टीम के साथ मैंने मैसेज कर दिया। जानवी कह रही हैं, जानवी कह रही है क्रिस्पर मीन्स, अरे जानवी जब क्रिस्पर करेंगे तो देख लेंगे। अब मैं कहूंगा कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पर्स शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, तो सोचो कि इसमें कितने सवाल तुम्हें बनेंगे। तो उससे अच्छा है ना कि एक ही सवाल के साथ अभी हो तुम, कि क्रिस्पर क्या है। फुल नेम बता दूंगा कि क्लस्टर्ड क्लस्टर्ड ये क्या है, रेगुलरली इंटरस्पर्स्ड, हाँ, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पर्स्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो वो तो और भी क्वेश्चंस को लेके आएगा, क्लस्टर्ड क्या होता है, पैलिंड्रोम क्या होता है, डीएनए में रिपीट क्या होता है, तो वो सब कुछ छोड़ दो, जब आएंगे तो वो भी समझा देंगे। डन। सपना करिए सर रोबोट को दिखाओ, अरे यूट्यूब पे देख लो, जब क्लास खत्म हो जाती है तो थोड़ा इन चीजों को उत्सुकता के वजह से भी देख लोगे तो एक विजुअल क्लैरिटी आ जाएगी। तो बिल्कुल देख लो यूट्यूब पे जा करके। चलो, तो टीम को भी मैंने मैसेज दे दिया है, तो अब टीम के लोग भी अपडेट कर देंगे। अगर वो पीडीएफ रोबोटिक्स का और नैनोटेक का नहीं अभी तक अपलोड हुआ है तो वो अपलोड हो जाएगा। आपको प्रॉमिस कर दिया, टीम को मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, तो अब तो ये होके ही रहेगा। राइट, शुरू करो। तो सिलेबस का स्कोप भी समझ गए आप लोग। तो आज जरा हम लोग यहां से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के शुरू करते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग सामान्य परिचय के साथ शुरू करते हैं और फिर बाकी एरियाज पर नेविगेट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा पिलर 1। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसके अंदर अभी हम सबसे पहला करने जा रहे हैं और वो है सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में लिखने का सिलसिला इसके पहले कि हम लोग चालू करें, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहली तो ये बात है कि हम आप जितने पेड़ पौधे जीव जंतु हैं सब लोग सेल्स से बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं। और हमारे अंदर जो भी फिजिकल गुण है, फिजिकल गुण का मतलब कि हाइट कितनी है, आपके स्किन का कलर कैसा है, आंखों का कलर कैसा है, वगैरह वगैरह, तो जिसको हम कहते हैं विजुअल प्रॉपर्टीज, कि जो आप देख सकते हैं उस तरह की प्रॉपर्टीज। तो हमारे अंदर जितनी इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, विजुअल प्रॉपर्टीज हैं, साथ ही साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारे बॉडी के अंदर तमाम तरह की रिएक्शंस चलती रहती हैं और उससे हम अपने बायोमास को बिल्ड करते हैं, हम फूड को यूटिलाइज करते हैं, वगैरह वगैरह, तो वो, और हम जब रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इन तीनों में कहीं ना कहीं सेल के लेवल पे काम चल रहा होता है। इसीलिए बहुत पहले
आज से तकरीबन 150 साल पहले ये बात कही गई थी कि सेल किसी भी जीव का, किसी भी पौधे का, अगर वो जीवित है तो सेल उसका संरचनात्मक आधार है, उसका क्रियात्मक आधार है और उसके प्रजनन का भी आधार है। इसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बेसिकली ये कहता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जीव फॉर्म, कोई भी जीवित प्राणी सेल से बना है और उसके संरचना, उसकी क्रिया और उसके प्रजनन का आधार कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोशिकीय संरचना, कोशिकीय क्रियाकलाप या कोशिकीय प्रजनन ही हैं। इन तीनों का आधार सेल्स है। अब सवाल उठता है कि सेल की संरचना कौन तय करता है, सेल की क्रियाएं, सेल के फंक्शंस कौन तय करता है और सेल का रिप्रोडक्शन कौन तय करता है? और जवाब मिलता है जेनेटिक मटेरियल। हर सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है, हर सेल में। चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, उसमें भी जेनेटिक मटेरियल होगा। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल बस यूं ही उनके सेल में एक जगह पाया जाता है। जैसे अगर आप एक बैक्टीरिया को देखो तो ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है और इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल यूं ही एक जगह पाया जाएगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे भी जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसी कोशिका की बात करते हैं जो यूकैरियोटिक है तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में बड़े सारे क्रोमोसोम होंगे और ये क्रोमोसोम बनते हैं डीएनए से। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए से। बैक्टीरियाओं की कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इनका जो ये जेनेटिक मटेरियल है वो भी बना होता है डीएनए से। तो ये हम कह सकते हैं कि डीएनए ही सभी कोशिकीय जीवों में जेनेटिक मटेरियल है। इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए ही है। इसका एकमात्र एक्सेप्शन कुछ वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है। कोविड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, पोलियो वायरस आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, डेंगू वायरस आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, इबोला वायरस जिसने अफ्रीका में कुछ साल पहले बहुत तबाही मचाई, आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है, चिकनगुनिया वायरस आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिससे एड्स होता है, आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो कई सारे ऐसे वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। लेकिन कोई भी कोशिकीय जीव, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो या एक पौधा हो या कोई जंतु हो, और जंतुओं में इंसान भी शामिल है, हम लोग भी तो एनिमल हैं, बस हम लोग कॉन्शियस एनिमल हैं, हम लोग सोशल एनिमल हैं तो एनिमल ही ना, तो जिनमें इंसान भी शामिल है, ठीक है ना। तो आप ये देखते हैं कि हम सारे लोगों में एक जो कॉमन चीज है कि हम लोग कोशिकाओं के बने हुए हैं। और अगर आप कोशिकाओं के बने हुए हैं तो आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्रोमोसोम के रूप में, ठीक है, डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, जबकि बैक्टीरिया के अंदर ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में ये डीएनए पाया जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और ये जेनेटिक मटेरियल अपने एक्टिविटीज से वो ये तय करता है कि उस सेल की संरचना क्या हो और उस सेल के फंक्शंस क्या हो और वो सेल कब और कैसे रिप्रोड्यूस करे। और चूंकि सेल के रिप्रोडक्शन, सेल के फंक्शन और सेल के स्ट्रक्चर को जीन कंट्रोल करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म, हम और आप जो हैं, एक ऑर्गेनिज्म का भी जो मेन कंट्रोल है वो जीन के द्वारा होता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर हमारे संरचना का आधार, अगर हमारे फंक्शन का आधार और अगर हमारे रिप्रोडक्शन का आधार सेल हैं और सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्शन का आधार डीएनए है, जीन है, तो जीन अल्टीमेटली हमारे भी स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्शन के आधार बनते हैं। और इससे ये समझ में आती है कि अगर जीन में कोई तब्दीली कर दी जाए तो उस ऑर्गेनिज्म में, उस जीव में तब्दीली हो जाएगी। और चूंकि जीन अंततः प्रजनन के भी आधार होते हैं,
तो वो जो चेंज होगा जीन में वो अगले जनरेशन में भी जाएगा। तो न सिर्फ वो आप में चेंज हुआ बल्कि अगले जनरेशन में भी चेंज होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखें तो इसको बना लीजिए, ये डीएनए है, ये क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स को हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। ये किस तरह की कोशिका है? ये यूकैरियोटिक सेल है। जिन कोशिकाओं में न्यूक्लियस होती है, ये न्यूक्लियस है, उनको हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये है प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि एक जीवाणु, और यहां पे जो आप जेनेटिक मटेरियल देखते हैं, आनुवांशिक पदार्थ देखते हैं, वो भी बना हुआ है डीएनए से। तो जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल, जो सबसे पहला फंडामेंटल हम समझ पाते हैं कि किसी भी कोशिकीय जीव में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और एक डीएनए पर कई सारे जीन होते हैं। तो जीन आखिर क्या होते हैं? तो जीन एक इंफॉर्मेशन होती है जिसके आधार पर कोशिका कोई खास प्रोटीन बना पाती है। तो डीएनए पर पाए जाने वाले इंफॉर्मेशन के यूनिट को जीन कहते हैं। एक डीएनए पर कई सारे जीन हो सकते हैं, और हर एक जीन एक किसी खास प्रोटीन की संरचना को तय करेगा, और जीन वो प्रक्रिया के थ्रू गुजरेगा जिससे कि एक प्रोटीन बनता है, और उसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक खास प्रक्रिया के थ्रू गुजरता है जिससे जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस में बेसिकली दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहला, जीन पे जो इंफॉर्मेशन है उसको आरएनए के रूप में बदला जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए बन गया तो उस आरएनए का होता है ट्रांसलेशन। तो आरएनए पर जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन बनता है। और ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को मिला करके जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो जीन के एक्सप्रेशन से सेल्स कुछ खास प्रोटीन बनाते हैं, और इन प्रोटीन्स के थ्रू सेल की संरचना, इन प्रोटीन्स के थ्रू सेल की मेटाबॉलिज्म, सेल के फंक्शंस तय होते हैं, और इनके थ्रू ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिज्म की फंक्शन तय होते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर आपने आई होप की बना लिया है। तो अब हम यहां पर क्या लिखते हैं कि सभी कोशिकीय जीवों में, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सभी कोशिकीय जीवों में, इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसके बाद एरो देंगे और लिखेंगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और हिंदी वाले बच्चे बोर्ड पे मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है, और इंग्लिश वाले बच्चे इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यहां पे लिखेंगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए की होती क्या है? डीएनए कई सारे जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सेवरल जीन्स आर प्रेजेंट। कहां प्रेजेंट है? डीएनए पर प्रेजेंट है। सेवरल जीन्स आर प्रेजेंट। चलो, इज इट डन?
जीन्स क्या है? जीन है यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये अनुवांशिक इंफॉर्मेशन की एक इकाई होती है जिसको हम कहते हैं जीन। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। मतलब कि हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे जीन अभिव्यक्ति। और इसमें दो स्टेप आते हैं। पहला स्टेप आता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो बेसिक प्रोसेस होता है जीन जो कि बना है डीएनए का, जीन की होती है ट्रांसक्रिप्शन और उससे बनता है आरएनए और आरएनए का होता है ट्रांसलेशन जिससे बनता है प्रोटीन। और जब प्रोटीन बन गया तो इस प्रोटीन से सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शंस। ठीक है, तो इस प्रोटीन से सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शंस फिर डिसाइड हो रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली जीन से डिसाइड होता है कि उस सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, उस सेल का फंक्शन क्या होगा। और सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन से डिसाइड होता है कि ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिज्म का फंक्शन क्या और कैसे होगा। तो सिंपली है कि अगर आप जीन को चेंज कर देंगे तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जीन की वजह से सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज होगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज होगा। और जीन में ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन कहलाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने की किसी भी मॉलिक्यूलर टेक्निक को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, पहले आप इतना लिखिए। आई होप कि अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल। चलो, अब आप ये देख सकते हैं कि अगर जीन में किसी भी तरह का परिवर्तन हो जाए तो प्रोटीन में परिवर्तन हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट चेंज इन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल के स्ट्रक्चर या सेल के काम में चेंजेस और उसके बाद जीव की संरचना, क्रियाकलापों या अन्य गुणों में परिवर्तन। चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स प्रॉपर्टीज। ठीक है ना।
ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टीज में चेंजेस। चेंज इन जीन, चेंज इन प्रोटीन, और जिसकी वजह से चेंज इन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका की संरचना एवं कोशिका की क्रियाओं में परिवर्तन, जिससे ऑर्गेनिज्म के लेवल पे आप चेंजेस को देखते हैं। हिमांशु पूछ रहे हैं कि सर ह्यूमन को भी कोई एनिमल बना सकते हैं? नहीं, इसलिए कि इतने सारे चेंजेस करने होंगे कि वो चेंजेस शायद कामयाब ही नहीं होंगे। कोई क्वेश्चन? डन, क्लियर। मैं मेडिसिन से जीन में मॉडिफिकेशन नहीं होता है बेटा। खुशबू ने पूछा कि मेडिसिन से जीन में चेंज होगा, नहीं होगा। चलो अब हम आते हैं एक वर्ड पे जिसका नाम है जीएम। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब कि आनुवांशिक रूप से परिवर्तित। ये शब्द इस्तेमाल होता है किसी भी कोशिका के लिए, किसी भी वायरस के लिए, किसी भी बैक्टीरिया के लिए, किसी भी अन्य पादप, कवक एवं जीवों के लिए। ठीक है, ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप किसी सेल में जेनेटिक चेंज करते हैं तो वो सेल कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगर आप किसी वायरस में जेनेटिक चेंजेस कर पाते हैं, जो कि किया जाता है, दुनिया के जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास काफी एडवांस्ड वायरोलॉजी लैब्स हैं और वहां पे वायरसेस के अंदर जेनेटिक चेंजेस पॉसिबल हैं। यहां तक कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसमें बहुत लोगों का यकीन है, मेरा भी बॉर्डर लाइन यकीन है, कि कोविड वायरस वॉज अ मैन मेड वायरस। पूरी तरह से नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो से वो मैन मेड था, लेकिन देर इज अ गुड लाइकलीहुड कि वो एक नेचुरली अकरिंग वायरस था। इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं था, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट तो पक्का चल रहा था जिसमें उसमें चेंजेस किए गए थे और जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा डेवास्टेटिंग वायरस बना। बेसिकली जेनेटिक चेंजेस सिर्फ किसी कोशिकीय जीव में नहीं, बल्कि जेनेटिक चेंजेस कैन बी डन इवन इन अ वायरस। तो विषाणु के लेवल पे भी, वायरस के लेवल पे भी जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया के लेवल पे भी जेनेटिक चेंजेस होते हैं, और डेफिनेटली प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स, इनके भी जेनेटिक चेंजेस होते तो हैं। मैन मेड वायरस एग्जैक्टली मैन मेड नहीं बाबू, लेकिन हाँ, एक नेचुरली अकरिंग वायरस में अगर आप ऐसे चेंजेस कर देते हो कि वो पहले से ज्यादा हार्मफुल हो जाए, पहले से कम हार्मफुल हो जाए, तो कुछ हद तक तो मैन मेड हुआ ना। वायरस को हाथ में कैसे कैच करते होंगे? ये सीरियस क्वेश्चन तो नहीं है, होता तो जवाब देता। सर आरएनए क्या सिर्फ वायरस में होता है? नहीं,
आरएनए होने को कोशिकीय जीवों में भी हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या आरएनए का जीनोम बना हुआ है, क्या आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है, तो नहीं। आरएनए का जेनेटिक मटेरियल सिर्फ कुछ वायरसेस में पाया जाता है, और वो भी सारे वायरसेस में नहीं। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जहां पे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो बात चली है, तो इसके पहले एक स्लाइड हम लगा दें। जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, सभी कोशिकीय जीवों में इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, साथ ही साथ कई वायरसों में several viruses RNA सिर्फ कुछ वायरसेस में only in some viruses। 6-7 एग्जाम्पल दे दूं। पोलियो वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, SARS-CoV-2, जिका वायरस, डेंगू वायरस, इबोला वायरस वगैरह। SARS-CoV-2 उस वायरस का नाम है, ऑफिशियली और साइंटिफिक नाम है, जिसकी वजह से कोविड हुआ था। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है, यह है इसका ऑफिशियल साइंटिफिक नेम। आर वी क्लियर? तो क्या कोशिकीय जीवों में डीएनए पाया जाता है, सॉरी आरएनए पाया जाता है? इज आरएनए फाउंड इन कोशिकीय जीव? आंसर इज कि यस, आरएनए इज फाउंड इन कोशिकीय जीव ऑल्सो, लेकिन वहां पे ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, वहां पे ये अलग अलग काम करने के लिए होता है। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बनेगा, जिसकी ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन बनेगा। इसी तरह से जब प्रोटीन बन रहा होता है तो एक खास तरीके का आरएनए होता है जो प्रोटीन के यूनिट्स को लेकर आता है। प्रोटीन किन यूनिट्स के जुड़ने से बनता है, जरा बताओ तो। प्रोटीन किन यूनिट से मिलकर के बनता है बेटा, बताओ तो। वायरस हवा में कितनी दूर तक जा सकता है, वो वायरस पे डिपेंड करेगा। कुछ वायरस कहीं नहीं जाएंगे, कुछ वायरस एरोसोल में होते हैं, जब आप छींकते हैं खांसते हैं तो दूर तक जाएगा। अमाइनो एसिड्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स को लाने के लिए जब प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं ना, तो अमाइनो एसिड को लाने के लिए खास तरीके के आरएनए यूज होते हैं, और उन आरएनए का नाम होता है ट्रांसफर आरएनए। और प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो एक खास तरीके की कोशिकीय संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम में भी आरएनए काफी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो कुल मिलाकर के समरी हमारी ये है कि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी आरएनए पाया जाता है, लेकिन वहां पर वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, वहां पर वो जीन एक्सप्रेशन के कई स्टेप्स में काम आता है, कई स्टेप्स में उसकी भूमिका होती है।
सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आरएनए, जीनोम मतलब मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कभी नहीं। दुनिया में कोई भी ऐसा सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं डिस्कवर हुआ है जहां पर जीनोम के रूप में आरएनए कभी भी पाया जाएगा। आरएनए सिर्फ और सिर्फ कुछ वायरसेस में होता है, लेकिन कुछ वायरसेस का मतलब क्या है कि बाकी वायरसेस में डीएनए का जीनोम होगा। मिसाल के तौर पे एडिनो वायरस, जिससे सामान्य जुकाम होता है, तो एडिनो वायरस का जो ये है जेनेटिक मटेरियल है वो किस चीज का बना है? वो जेनेटिक मटेरियल बना है डीएनए का। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल किस चीज से बना है? हेपेटाइटिस बी वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल बना है डीएनए का। है ऐसे भी वायरस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो जीन एक्सप्रेशन में मतलब कि जीन की अभिव्यक्ति में, और जीन अभिव्यक्ति क्या है जानते हैं, जीन एक्सप्रेशन में कुछ विशिष्ट भूमिकाएं, सम स्पेसिफिक रोल्स इन द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लें, सम स्पेसिफिक रोल्स इन द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। Some specific roles in the process of gene expression। ठीक है ना? तो हिमांशी पूछे कि हमारे अंदर डीएनए और आरएनए दोनों हैं। यस, बिल्कुल हैं। नाउ यू आर वेरी करेक्ट। एनिमल एंड ह्यूमन में जेनेटिक मॉडिफिकेशन बैन है। एनिमल में बैन नहीं है, ह्यूमन में बैन है। भागवत कह रहे हैं सेशन 2 के आगे का प्लान थोड़ा गाइड करेंगे, उसके लिए एक अलग से सेशन रख लेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? मैसेंजर आरएनए क्या करता है? जीन की सूचना को ट्रांसलेशन के लिए उपलब्ध करता है। जीन की जो भी सूचना है उसको ट्रांसलेशन के लिए मैसेंजर आरएनए ही उपलब्ध कराएगा। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? राइबोसोम में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन द राइबोसोम। जहां प्रोटीन सिंथेसिस मतलब कि ट्रांसलेशन हो रही है। ठीक है, सो इंग्लिश में आप लिखेंगे राइबोसोमल आरएनए के बारे में, इट इज फाउंड इन राइबोसोम वेयर ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस।
नाउ टीआरएनए के बारे में क्या है? ट्रांसलेशन के दौरान व्हाट डज इट डू? हमारा जो टीआरएनए है ट्रांसलेशन के दौरान अमाइनो एसिड लाता है, जिसके पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के दौरान अमाइनो एसिड लाता है, जिसके बहुलीकरण से, पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बनते हैं। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ट्रांसलेट करने का काम कर देते हैं और उसके बाद 2 मिनट का जरा रिव्यू कर लेंगे और रिव्यू करने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये पूरी की पूरी डिस्कशन क्या थी? ये पूरी डिस्कशन थी कि क्या सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आरएनए पाए जाते हैं, और अगर आरएनए पाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या थी कि जीनोम के रूप में सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आरएनए कभी भी नहीं पाए जाएंगे। ऐसे जिनकी संरचना सेल्स पर आधारित है, मतलब कि सबसे सिंपल एक बैक्टीरिया हो सकता है जो एक सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है, और जटिल में आप ह्यूमंस को ले लीजिए, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, और हर सेल अलग अलग, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग कामों के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, है ना। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कभी भी, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कभी भी आप देखेंगे कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। उसके बाद हम देखते क्या है कि फिर आरएनए करता क्या है। तो जीन एक्सप्रेशन में कुछ खास भूमिकाएं अदा करता है, ये आरएनए का मेन काम है। सबसे पहली भूमिका होती है मैसेंजर आरएनए के रूप में। मैसेंजर आरएनए बेसिकली किसी खास जीन का जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए के रूप में कैरी करता है और ये ट्रांसलेशन के लिए उपलब्ध कराता है। ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, ट्रांसलेशन के दौरान अमाइनो एसिड लाने का काम करता है, जिसके पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन्स बनते हैं। और हमारा राइबोसोमल आरएनए, उसी से राइबोसोम बनता है। राइबोसोमल आरएनए और कुछ प्रोटीन को जोड़ देने से राइबोसोम बनता है, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन की क्रिया चल रही होती है। तो यह है पूरी की पूरी स्टोरी हमारे इन तीनों टाइप के मेजर आरएनए की। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये ट्रांसलेट कर दूं, अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छा है, इसके साथ आप मैच कर लीजिए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑर्गेनिजम्स में आरएनए इन द सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट पॉइंट ये है, नेवर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ जीनोम, नेवर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ जीनोम। सेकेंड इज प्ले सम स्पेसिफिक रोल्स ड्यूरिंग जीन एक्सप्रेशन, प्ले सम स्पेसिफिक रोल्स ड्यूरिंग जीन एक्सप्रेशन। 3 मेन होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। एमआरएनए, दे मेक द जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर ट्रांसलेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेशन के लिए उपलब्ध कराते हैं। दूसरा आरआरएनए, ये राइबोसोम में पाया जाएगा, एंड राइबोसोम इज द प्लेस वेयर प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसलेशन, टेक्स प्लेस। एंड थर्ड tRNA, which brings amino acid during translation, and by the polymerization of amino acid proteins are made। ठीक है, तो अब एक बार हम जरा सा बिगनिंग से हम कहां पे आए हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। हम लोग अभी हैं फर्स्ट पिलर में, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और फर्स्ट पिलर के ये फर्स्ट टॉपिक में है। हर पिलर में इतना टाइम कभी नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि ये शुरुआत है इसलिए हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने देखा कि हर सेल में, सेल तो छोड़ो, हर वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। सेल्स में जेनेटिक मटेरियल 2 तरीके से पाए जा सकते हैं। पहला, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बस ऐसे ही ओपन में, सेल के अंदर ओपन में जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना होता है। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाओं को देखते हैं, जिन कोशिकाओं के पास अपने न्यूक्लियस होते हैं। इन न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम डीएनए से बनते हैं,
और ये डीएनए पर बहुत सारे जीन होते हैं। जीन क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन की एक यूनिट होती है। एक डीएनए पे बहुत सारे जीन हो सकते हैं। हमने ये भी देखा कि वायरसेस में भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जेनेटिक मटेरियल हर वक्त डीएनए ही हो। बहुत सारे वायरसेस हैं जहां पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है। उनका एग्जाम्पल भी हमने फिर लिया। फिर हमने देखा कि अगर हम जीन्स की बात करते हैं तो हमने ऐसे देखा कि जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वहां पे डीएनए उनका जेनेटिक मटेरियल है और हर एक डीएनए पर बहुत सारे जीन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन बींग्स में 23 अलग अलग डीएनए हैं। ठीक है, हमारे अंदर कुल 46 क्रोमोसोम हैं, लेकिन 46 क्रोमोसोम बेसिकली 23 क्रोमोसोम के दो सेट हैं। तो टोटल नंबर है, मैं मान गया कि टोटल नंबर है आपके पास 46, लेकिन बेसिकली वो 46 बना कैसे है? तो 23 आपके मदर से आपको मिला है, 23 आपके फादर से मिला है, और इस तरह से आपके पास 46 क्रोमोसोम है। तो अगर हम अलग अलग क्रोमोसोम की बात करें तो हमारे पास 23 अलग तरह के क्रोमोसोम हैं, और हर क्रोमोसोम का एक और कॉपी हमारे पास है जो कि हमने फादर से पाया, अगर ये सेट मदर से आया तो 23 अलग अलग क्रोमोसोम हैं। इसका मतलब है कि ह्यूमन जीनोम में 23 अलग अलग टाइप के डीएनए हैं। हर क्रोमोसोम एक ही डीएनए का बनता है। अब हमारे पास जीन्स कितने हैं? हमारे पास जीन्स हैं 24,000। So 23 DNA, 24,000 genes. What does it mean? It means that every single chromosome has more than 1,000 genes, and that is correct. कुछ क्रोमोसोम में 5,000 जीन भी हैं, कुछ क्रोमोसोम में 200 जीन भी हैं, कुछ क्रोमोसोम में 64 जीन भी हैं, लेकिन टोटल क्या है कि 24,000 जीन्स हैं 23 अलग अलग डीएनए पर, राइट? तो एवरेज तो 1000 प्लस का बैठता ही बैठता है, और इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते कि हर एक डीएनए पे बहुत सारे जीन्स होते हैं। एक ही समय में सारे जीन एक्सप्रेस नहीं करते। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके साथ जीन एक प्रोटीन बनाता है। तो जीन पे इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए एक आरएनए बनी। वो आरएनए ऐसा नहीं कि डीएनए आरएनए में बदल गया, डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए में कॉपी हुई है। ठीक है, आरएनए बना है डीएनए के इंफॉर्मेशन को देखते हुए। ठीक है, तो और वो आरएनए एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि वो उसके साथ बेस पेयर कर लेगा। तो बहरहाल अभी के लिए इतना जानना जरूरी है और सिंपल लेवल पर कि डीएनए की इंफॉर्मेशन एक खास जीन की को देखते हुए एक आरएनए बनता है जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम जाएगा जहां पे उसका ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन के दौरान टीआरएनए लेकर के आता है अलग अलग अमीनो एसिड, और उससे बनता है हमारा प्रोटीन। और सेल में अगर प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, जैविक अणु है, जैसे कि सेल की स्ट्रक्चर, सेल की तमाम फंक्शंस वगैरह डिसाइड होती हैं। और इस तरह से प्रोटीन्स जीन के निर्देश में बने, और जब प्रोटीन बन गए तो उससे सेल की स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन कंट्रोल होते हैं। और जिस चीज से सेल की स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन कंट्रोल होते हैं, उन्हीं चीजों से पूरे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और पूरे ऑर्गेनिज्म का फंक्शन कंट्रोल होगा। और इस तरह से आप देखते क्या है कि जीन आपको कंट्रोल कर रहे हैं। इसका यह भी मतलब है कि अगर जीन के लेवल पे हमने कोई भी चेंज किया तो प्रोटीन के लेवल पे चेंज होगा, और अगर प्रोटीन के लेवल पे चेंज होगा तो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज होगी, और अगर वो होगा तो ऑर्गेनिज्म में चेंज होगी। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई नया जीन आप भेजते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म में एक नया प्रोटीन बनने लगता है, और उस नए प्रोटीन की वजह से उस ऑर्गेनिज्म में कुछ नए गुण आ जाते हैं जो पहले नहीं थे। एग्जाम्पल ले लो, जबरदस्त एग्जाम्पल है जीएम कॉटन का। जो जीएम कॉटन कहलाता है बीटी कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, बीटी कॉटन है। आज की डेट में इंडिया में 95% जो कॉटन की खेती हो रही है वो बीटी कॉटन की खेती हो रही है। महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कॉर्पोरेशन मही को इसको बना रहा है। ओरिजिनल टेक्नोलॉजी एक अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी फर्म मोन्सैंटो से ली गई थी, कई साल पहले की बात है। और 95% ऑफ कॉटन फार्मिंग हमारे कंट्री में इसी बीटी कॉटन पर है। तो बीटी नाम क्यों है? बीटी नाम इसलिए है कि एक जीवाणु से एक खास जीन लेकर के कॉटन में डाला गया है। जीवाणु का पूरा नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस।
इसीलिए बी और टी ले लिया गया उसके नेम में से। अब एक खास जीन जीवाणु से लेकर के आप कॉटन में डालते हैं, कॉटन में एक खास प्रोटीन बनने लगता है और उस प्रोटीन की वजह से कॉटन के उस फसल पर एक खास कीड़े का, एक खास इंसेक्ट का अटैक नाकाम रहता है। उस इंसेक्ट का नाम है बोल वर्म और वो कॉटन के लीफ को खा जाती है। लेकिन यहां पे अब कॉटन पर उस बोल वर्म का असर न के बराबर होता है और इस तरह से कॉटन की फसल को एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकसान जो पहुंच सकता था इस इंसेक्ट की वजह से वो नहीं होता है। तो इस तरह से इंडिया में पर हेक्टेयर कॉटन की आउटपुट बढ़ गई। पर हेक्टेयर कॉटन की आउटपुट बढ़ने का सबब बस इतना ही था कि कॉटन में हमने एक नया प्रोटीन बनवाया और वो नए प्रोटीन की वजह से कॉटन की लीफ जो है वो बोल वर्म के लिए पॉइजनस हो गई। वो प्रोटीन आखिर आया कहां से? एक जीन से जो पहले कॉटन के पास नहीं था। अच्छा, जीन कॉटन के पास नहीं था तो कहां से आया होगा? एक जीवाणु से आया। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोशिका के लेवल पे अनुवांशिक इंफॉर्मेशन में अगर आप चेंज कर देते हैं तो कुछ प्रोटीन के लेवल पे चेंज होती है, उससे सेल के लेवल पे चेंज होती है, उससे ऑर्गेनिज्म के लेवल पे चेंज होती है। तो ये तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। फिर हमने सीखा कि अगर हम जेनेटिक मटेरियल के नेचर की बात करें तो जितने भी कोशिकीय जीव हैं वहां पे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और साथ ही साथ कई वायरसों में भी राइट जो है डीएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जब आरएनए की बात करें तो आरएनए सिर्फ और सिर्फ कुछ वायरसों में ही जेनेटिक मटेरियल है। एग्जाम्पल भी दे दिया। सबसे पहला एग्जाम्पल पोलियो का था, दूसरा एचआईवी का था, तीसरा SARS-CoV-2 का था, मतलब कि सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। फिर हमने जीका वायरस दिया। जीका वायरस लैटिन अमेरिका में बहुत ज्यादा है और मॉस्किटो से ही स्प्रेड करता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जीका वायरस नहीं है, इंडिया में भी जीका वायरस आ चुका है। डेंगू इंडिया में बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है। इबोला वायरस अफ्रीका में ही रहा लेकिन काफी लीथल टाइप का वायरस रहा। ये सब के सब आरएनए वायरस है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिसे एड्स होता है वो भी एक आरएनए वायरस है। चलो, फिर हमने देखा कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आरएनए पाया जाएगा क्या? सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आरएनए पाया जाएगा क्या? तो जवाब है कि हाँ, और उसको हमने देख लिया था कि जीनोम के फॉर्म में कभी नहीं पाया जाएगा लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस में अलग अलग रोल प्ले करता है। अब इससे ज्यादा बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है। अगर इन चीजों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत जरूरी होगा कि 6th 7th 8th लेवल, 9th 10th भी नहीं कह रहे हैं, 6th 7th 8th लेवल की बायोलॉजी एक बार पढ़ ली जाए। सैटरडे और संडे को बैठो और 6th 7th 8th लेवल की बायोलॉजी एक बार पढ़ लोगे तो ये फंडे एकदम से क्लियर हो जाएंगे। 9th 10th पे भी जाने की जरूरत नहीं है। सीधी बात है कि जो स्कूल में पढ़ा था वो भूल रहे हो तो भूलने का एक ही इलाज है, एक बार दोबारा उस चीज को देख लिया जाए। उसके बाद हम आते हैं जीएम पर, जेनेटिकली मॉडिफाइड पे। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित ऑर्गेनिज्म को या अनुवांशिक रूप से परिवर्तित किसी सेल को या अनुवांशिक रूप से परिवर्तित किसी वायरस को भी हम जीएम कह सकते हैं। तो जब हम जीएम सेल कहेंगे इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सेल है, एक ऐसी कोशिका है जिसमें हमने कुछ अनुवांशिक फेरबदल किए हैं। अनुवांशिक फेरबदल बेसिकली 3 ही 4 टाइप के हो सकते हैं। एक नया जीन उसके जेनेटिक सिस्टम में डाल दो, दूसरा कोई डिफेक्टिव जीन है उसके जेनेटिक सिस्टम से हटा दो, तीसरा कोई जीन है जिसको उसी जगह पे एडिट कर दो। तो कोई नया जीन डाल दो, कोई डिफेक्टिव जीन हटा सकते हो या उसको इनएक्टिवेट कर सकते हो। हटाना हमेशा ऑप्शन नहीं है तो कम से कम इनएक्टिवेट कर सकते हो। या फिर क्या है कि जीन वहीं पे रहेगा लेकिन अपने जरूरत के मुताबिक जीन में कुछ चेंजेस कर दो तो वो वहां पे एडिट हो गया। तो ये 3 तरह के जेनेटिक मॉडिफिकेशन होते हैं और ये जेनेटिक मॉडिफिकेशंस मुमकिन है कुछ खास मॉलिक्यूलर टूल्स के साथ। और इन मॉलिक्यूलर टूल्स के इस्तेमाल करते हुए जब हम जीएम सेल या जीएम वायरस या जीएम जीवाणु या जीएम पादप या एनिमल प्रोड्यूस करते हैं तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग
is that branch of applied biology in which we use molecular tools to bring about desired changes in the genetic material. हिंदी में बोले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान की वो शाखा है जहां पर कई तरह के आणविक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए आनुवांशिक पदार्थ में वांछित परिवर्तन किए जाते हैं। लिखने की जरूरत तो है, ठीक है, तो मैं बोल देता हूं और आप लिख लो। जेनेटिक इंजीनियरिंग लिख ही देता हूं। अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आणविक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आनुवांशिक पदार्थ में वांछित परिवर्तन किए जाते हैं। जो आपका डिजायर्ड चेंज है वो आप करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? अ ब्रांच ऑफ एप्लाइड बायोलॉजी in which desired genetic changes are made using molecular techniques। ठीक है, सो ये इंग्लिश और हिंदी में एक ही चीज की परिभाषा है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये चेंजेस कहीं भी किए जा सकते हैं। ये चेंजेस किसी सेल में किए जा सकते हैं, किसी पौधे में किए जा सकते हैं, किसी एनिमल में किए जा सकते हैं, किसी जीवाणु में किए जा सकते हैं या किसी वायरस में किए जा सकते हैं। डन। तो जैसा कि पहले ही से पता है हम लोगों को, इनका टारगेट, इनका लक्ष्य क्या हो भला? तो सबसे सिंपल में वायरस, दूसरे में सेल, तीसरे में बैक्टीरिया, चौथे में प्लांट्स, लास्ट में एनिमल्स। अब इसको हिंदी में तो ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो इनमें से किसी के भी अंदर चेंज किया जा सकता है और जब ये चेंज कामयाब हो जाएगा तो उसको हम जीएम के नाम से जानने लग जाएंगे। मतलब ये जीएम वायरस हो जाएगा, ये जीएम सेल हो जाएगा, ये जीएम जीवाणु हो जाएगा, ये जीएम प्लांट हो जाएगा और ये जीएम एनिमल हो जाएगा।
ये आप लोग लिख लीजिए। चलिए, आप इसके नीचे लिखिएगा, पहले हिंदी में लिखिए, आनुवांशिक परिवर्तनों के सफल होने पर, आनुवांशिक परिवर्तनों के सफल होने पर इनको जीएम माना जाएगा। आनुवांशिक परिवर्तनों के सफल होने पर इनको जीएम माना जाएगा। मतलब क्या? इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड माना जाएगा। आनुवांशिक परिवर्तनों के सफल होने पर इनको जीएम माना जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड माना जाता है। करेक्ट? छवि ने एकदम सही इसको कैप्चर किया है, इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूं छवि। ट्रांसक्रिप्शन मींस डीएनए से आरएनए सिंथेसिस, ट्रांसलेशन मींस आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस। परफेक्ट। अब इंग्लिश में आप लिख लीजिए, आफ्टर सक्सेसफुल genetic modification, after successful genetic modification, the target will be called GM. The target will be called GM. The target will be called as GM. एक सवाल है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो कई बार इस चीज की जरूरत होती है एक्सपेरिमेंट में भी और वायरस को भी, कि वो आरएनए से डीएनए बनाए, तो उस चीज को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पूछे हो तो लिख लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहां लिख देता हूं, जहां पर आपने जीन एक्सप्रेशन लिखा है, ये हमारा जीन एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। तो इसके आगे मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लिख देता हूं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे इन लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, होवर्ड टेमिन और डेविड बाल्टीमोर साहब को। जब मैं स्टूडेंट था तो डेविड बाल्टीमोर साहब इंडिया आए थे और उन्होंने एक एड्रेस दिया था और उसको सुनने का, और सुनने से ज्यादा बाल्टीमोर साहब को सामने देखने का एक मौका मिला था। तो इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज के लिए, ठीक है। तो खैर ये तो खोज इन्होंने की। आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन का ऑपोजिट। डीएनए से जब आरएनए बना तो वो ट्रांसक्रिप्शन था, आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम आरटी कहते हैं। तो आरटी नेचर में भी पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से भी पाया जाएगा इन नेचर। कुछ वायरसों में, मिसाल के तौर पे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इनको हम रेट्रोवायरस की श्रेणी में रखते हैं। रेट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जिनमें आरटी की क्षमता होती है, आरटी की क्षमता होती है। तो इनका जेनेटिक मटेरियल हमेशा ही आरएनए होता है, और ये जब जिस सेल को अटैक करते हैं वहां जाते हैं तो इस आरएनए का डीएनए बना लेते हैं।
और एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस से भी आप बना सकते हैं। वो क्या एग्जाम्पल है, नाम सुना है इसका, RT-PCR। तो उसमें RT क्या था, आपको क्या लगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पूछने पे मैं इतना क्यों लिखने लग गया? इसलिए क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन RT-PCR का बेस है। होता क्या है कि कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, और PCR सिस्टम DNA को डिटेक्ट करता है, DNA को एम्पलीफाई करता है। जब PCR पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि जीन एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो बहरहाल मामला यह था कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA का है, जबकि PCR DNA के लेवल पे एम्पलीफिकेशन करता है और DNA के लेवल पे डिटेक्शन करता है। तो उसके लिए पहले RNA को DNA में बदलना जरूरी है, और अब आपको भी पता है कि वो कौन सी प्रोसेस होगी जो RNA को DNA में बदल सकती है। क्या नाम होगा उस प्रोसेस का? उस प्रोसेस का नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एक ही एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को अंजाम देता है, और उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो इसके लिए चाहे वो नेचुरल हो या लैब में हो, इसके लिए जो एंजाइम है वो क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एग्जैक्टली, कुबेर ने सही कहा, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ी सी चूक हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैंने ठीक कर दिया। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का भी मामला फिनिश हो गया, ठीक है ना। चलो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं two main types of genetic modifications. जेनेटिक मॉडिफिकेशन के दो मेन टाइप, ठीक है भाई। वो कौन से दो मेन टाइप हैं? पहला है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, हिंदी भी पता है, पुनर्संयोजी DNA प्रौद्योगिकी। ठीक है, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं जीन एडिटिंग, जिसको हम कहते हैं जीन संपादन। एक तीसरा भी है जिसमें कोई हार्मफुल जीन को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं, या हार्मफुल जीन को हम टोटली और मॉडिफाई करके और एकदम से कह लो कि एज गुड एज नथिंग कर देते हैं। वो सारी बातें सही हैं, लेकिन वो जीन थेरेपी में होता है, दूसरी जगह होता नहीं है, तो इसलिए उसको मैंने यहां पर शामिल नहीं किया। जब जीन थेरेपी करेंगे तो हम नॉकआउट म्यूटेशन देखेंगे, जीन सप्रेशन देखेंगे, वगैरह वगैरह, वो वहां की चीज है। यहां के लिए ये दो मेन टाइप के जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैं, दो मुख्य प्रकार के आनुवांशिक परिवर्तन हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत किए जाते हैं। ठीक है, इसको अब समझने का वक्त आ गया है। सबसे पहली बात है कि रिकॉम्बिनेंट
डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा होता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किसी दूसरे स्पीसीज की एक या एक से बढ़ करके जो भी जीन की जरूरत है उस जीन को एक वेक्टर के माध्यम से हम उस सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं, उस सेल में भेजते हैं जहां पर उस जीन के एक्सप्रेशन की हमें चाहत है। मिसाल के तौर पे कि जब साइंटिस्ट को यह पता चला कि मिट्टी में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, ठीक है, उस बैक्टीरिया में एक ऐसा प्रोटीन बनता है जिसका नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। तो वो क्रिस्टल प्रोटीन बहुत सारे इंसेक्ट के लिए पॉइजनस है। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि जिन इंसेक्ट्स के लिए ये पॉइजनस है और इन इंसेक्ट के द्वारा जिन पौधों पर अटैक किया जाता है, क्यों ना उस पौधे में हम क्रिस्टल प्रोटीन का जीन ट्रांसफर करते हैं। तो उस जीन को आइसोलेट किया गया, उस जीन को लिया गया बैसिलस thuringiensis से और एक वेक्टर के जरिए उसको हमने कॉटन में ट्रांसप्लांट किया। बाद में उसी को हमने बैंगन में भी ट्रांसप्लांट किया। तो ये जो टेक्निक होती है कि कोई खास जीन एक स्पीसीज से लेकर के एक वेक्टर की सहायता से, और वेक्टर क्या होता है, एक डीएनए ही होता है जिसके अंदर एक नए जीन को इंसर्ट करके और उस पूरे के पूरे पैकेज को आप भेज देते हैं। मतलब ये एक हमारा वेक्टर है, ये एक हमारा वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर को आप काट के ओपन करेंगे और फिर इसमें एक नया जीन आप इंसर्ट कर देंगे और अब इस वेक्टर को आप उस टारगेट ऑर्गेनिज्म की कोशिका में भेजेंगे जहां पे एक्चुअली आप भेजना चाहते हैं। इस तरह की टेक्निक से इस तरह की टेक्निक को आप कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब कि हमने पहले एक पुनर्संयोजी डीएनए बनाया। क्या पुनर्संयोजन था? ये वेक्टर भी अपने आप में डीएनए है, ठीक है। इस वेक्टर में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जिस जीन में हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, जिस जीन को आप भेजना चाहते हैं। और वेक्टर में भी डीएनए द्विसूत्री होता है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर, ठीक है। वेक्टर बना है डीएनए से। अब वेक्टर को कट किया और उसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब ये क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो गया। रिकॉम्बिनेंट का मतलब पुनर्संयोजी वेक्टर। पुनर्संयोजी का मतलब क्या है कि इसके डीएनए में कोई और डीएनए जोड़ दिया, तो ये अब पुनर्संयोजन हो गया ना, इन द सेंस कि इसके पास वो डीएनए नहीं था, अब जोड़ दिया गया, तो वो पुनर्संयोजन हो गया, ठीक है। अब जैसे इस शर्ट पे मान लो कि मैं कोई एक लोगो ऐसे कलर का यहां पे स्टिच करा लूं, जो कि मैं कराऊंगा नहीं, लेकिन अगर मैं करा लूं जो कि दूर से ही आपको दिखेगा, तो इसका क्या मतलब है कि ये पुनर्संयोजी शर्ट हो गया, कि इस शर्ट के ऊपर मैंने कुछ और इंफॉर्मेशन का संयोजन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। और फिर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को सेल या ऑर्गेनिज्म, जो भी आपका टारगेट है, जो आपका टारगेट सेल है, टारगेट ऑर्गेनिज्म है, वहां पे ये भेजा जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग की सबसे कामयाब टेक्नोलॉजी यही है, सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी यही है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टेक्निक है उसको हम क्या कहते हैं? पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी, जिसमें एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक वेक्टर के माध्यम से सेल ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट तक भेजा जाता है। और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अब नए ठिकाने पे जाकर, नए सेल पे जाकर वहां पर ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो नए प्रोटीन बनेंगे और नए प्रोटीन के बनने से वहां पर नए मेटाबॉलिक गुणों का समावेश होगा और इन गुणों की वजह से उस जीव में वो क्षमताएं डेवलप होंगी जिसके लिए आपने ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया। अब आता है डीएनए एडिटिंग। डीएनए एडिटिंग या जीन एडिटिंग एक नई टेक्निक है। लगभग 2016-17 से ये पॉपुलर हुआ है। 2015 में साइंस मैगजीन ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से जीन एडिटिंग को वन ऑफ द मेजर डिस्कवरीज ऑफ द ईयर में पहचाना था। साइंस मैगजीन दुनिया के दो सबसे मशहूर साइंस जर्नल्स में से एक है, एक का नाम है साइंस, एक का नाम है नेचर। तो साइंस मैगजीन 2015 के आखिर में
उसने लिस्ट बनाई थी कि इस साल की सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स क्या रही हैं। उनमें क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग को एक जगह मिली थी। क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग को एक जगह मिली थी कि ये भी बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। तो आई होप कि यहां पे संपादन का मतलब ये है कि हम यहां पर कोई फॉरेन जीन भेज नहीं रहे। जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम फॉरेन जीन भेज रहे थे, बैक्टीरिया का जीन प्लांट में भेज रहे हैं, ह्यूमन का जीन बैक्टीरिया में भेज रहे हैं, लेकिन यहां पर हम फॉरेन जीन नहीं भेज रहे हैं। यहां पे हम उसी जीव या उसी कोशिका के जीन में कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिससे कि उसमें अब नए तरह की फंक्शनैलिटीज डेवलप हो जाएं, जिसमें नई तरह की फंक्शनैलिटीज डेवलप हो जाएं। तो जीन में ही हम चेंजेस करते हैं बजाय इसके कि हम कोई नया जीन भेजें। तो ये अपेक्षाकृत ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये अपेक्षाकृत जटिल है और हर जगह ये काम नहीं करता है। तो आज की डेट में ये दो मेन टेक्निक्स चलती हैं। तो अब आप इन दोनों के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्टरी बातें लिख लें। डिटेल की बातें अगली क्लास में होंगी, लेकिन इंट्रोडक्टरी बातें आपको यहां लिख लेनी चाहिए। ठीक है। पहला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे RDT। RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बारे में आप लिख लीजिए। पहले मैं हिंदी में डिक्टेट कर देता हूं, फिर इंग्लिश में डिक्टेट करूंगा। तो हिंदी में पहले, एक ऐसी तकनीक जिसमें किसी एक प्रजाति से एक वांछित जीन लेकर, ऐसी तकनीक जिसमें किसी एक प्रजाति से एक वांछित जीन लेकर वेक्टर के माध्यम से, वांछित जीन लेकर वेक्टर के माध्यम से किसी अन्य प्रजाति की कोशिका में भेजी जाती है, किसी अन्य प्रजाति की कोशिका में भेजी जाती है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। नए जीन के आगमन से इसको प्राप्त करने वाली कोशिकाओं में नए गुण देखने को मिलते हैं, नए गुण देखने को मिलते हैं। नए गुण देखने को मिलते हैं। अब इसी चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। It is a technique in which a desired gene is transferred. It is a technique in which a desired gene is transferred from one species to another using a vector. Using a vector. After incorporation of a new gene, the recipient cell, shows new properties. The recipient cell shows new properties.
shows new properties। ठीक है, अब इसके नीचे हिंदी में लिखिए, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग की यह तकनीक सबसे सफल और सबसे लोकप्रिय है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की यह तकनीक सबसे सफल और सबसे लोकप्रिय है। इंग्लिश में लिखिए, दिस टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग is most successful and most popular, most successful and most popular। चल, अब हम आ जाते हैं लास्ट पर, जीन एडिटिंग, जेनेटिक एडिटिंग। इस तकनीक में किसी भी नए जीन का, इस तकनीक में किसी भी नए जीन का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता, किसी भी नए जीन का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता, बल्कि लक्षित जीन में संपादन किया जाता है, बल्कि लक्षित जीन में संपादन किया जाता है। लक्षित जीन में संपादन किया जाता है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इन दिस टेक्निक नो जीन इज ट्रांसफर्ड, इन दिस टेक्निक नो जीन इज ट्रांसफर्ड, but no gene is transferred, but certain specific genes get edited, ठीक है। तो ये हो गई जीन एडिटिंग। तो ये हमारा बेसिक जो था जेनेटिक इंजीनियरिंग का, एक इंट्रोडक्शन, सिलेबस का स्कोप, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजी, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम टेक्निकल डिटेल्स में अगली क्लास से जाएंगे। अगली क्लास ऑब्वियसली मंडे से है, तो उसमें अब हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पर जो एक फ्रेमवर्क हमने बनाया है उस फ्रेमवर्क को ही फॉलो करेंगे कि जिस तरह से हमने टॉपिक्स को अरेंज किया है, जिन हेडिंग्स में अरेंज किया है, उन्हीं हेडिंग्स में हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आज 2-3 मिनट पहले क्लास छोड़ रहा हूं, तो आज बस इतना ही। अब फिर अगली क्लास में अब हम लोग थोड़े से डेप्थ में जाकर के बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को समझेंगे। तो गुड बाय एवरीवन। और अगर बायो के किसी टॉपिक में डाउट है तो मैंने क्या बताया, 6, 7, 8 की किताबों को उठाइए और उसमें बायो वाले चैप्टर्स को एक बार पढ़ जाइए, सारी चीजें फ्रेश हो जाएंगी। गुड बाय एवरीवन।